अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फिज़िक्स का एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। तो आज इस पहले लेक्चर के अंदर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है और इसको फिज़िक्स में हम कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक्चुअल में इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास शुरू होते हैं 19वीं सेंचुरी के एंड पे। 19वीं सेंचुरी के एंड पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जा चुकी थी, जिनमें मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, फिर उसके बाद मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बेसबॉल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो मोशंस हैं, ये इनकी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो थे वो बन चुके थे। क्लासिकल मैकेनिक्स और जो बेस करती है न्यूटनियन लॉ के ऊपर, उनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो प्लैनेट्स की मोशन है वो हमने डिस्क्राइब की। जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इनकी जो मोशन है वो हम लोगों ने डिस्क्राइब की। उसके बाद फिर जो सैटेलाइट हमारे इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन को भी डिस्क्राइब किया गया। फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े, जो हमें जो फ्लूइड है उनकी जो मोशन है उनके बारे में हमें बताती है। जैसे गैसेस की मोशन है, गैसेस की मोशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। फिर इसी तरह से जो जो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं उनकी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और फिर थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स लॉज बनाए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों ने चार्ज की मोशन को रेस्ट में, फिर चार्ज की मोशन को विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर चार्ज की मोशन विद एक्सेलरेशन, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन एट द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनको हम लोग क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्लासिकली हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। जिनमें से एक जो था वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की डुअलिटी थी, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। उसके बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये ऐसी चीज़ें थी जिनका एक्सपेरिमेंट हो चुका था, लेकिन इनको समझाने के लिए हमारे पास कोई थ्योरी मौजूद नहीं थी। क्लासिकली जब हम इन चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की तो हमारे पास इनका कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ से फिर एक नई फिजिक्स शुरू हुई जिसको हमने नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स जो है एक्चुअल में दो इसके जो है वो बानी है। एक को हम नाम देते हैं मैक्स प्लांक्स का, और दूसरा जो है वो आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक्स ने जो लाइट की पार्टिकल डुअलिटी है, पार्टिकल नेचर है, इसके ऊपर काम किया और हमें ये बताया कि लाइट जो है वो एक्चुअल में एक वेव नहीं होती, बल्कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल होती है। तो पार्टिकल डुअलिटी को एक्सप्लेन किया गया, वेव पार्टिकल डुअलिटी को एक्सप्लेन किया गया। और इसके बाद फिर 1925 के अंदर दो साइंटिस्ट, एक श्रोडिंगर और दूसरा जो है वो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने हमें क्वांटम मैकेनिक्स के जो है वो इक्वेशन दी। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है एक्चुअल में ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। 100 साल पहले जो है वो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो इक्वेशन दी। हाइजेनबर्ग की जो इक्वेशन थी वो बेस करती थी मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स मैकेनिक्स के ऊपर, और जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी वो बेस करती थी वेव मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है। श्रोडिंगर ने जो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट था उससे इंस्पायर होके अपनी जो वेव मैकेनिक्स दी, और जो हाइजेनबर्ग था वो ये बिलीव करता था कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, हम उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग की, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम इनको स्टडी करेंगे। तो सिंपली जो है हमारे पास
जो रूट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ये असल में विद द वर्क ऑफ मैक्स प्लांक्स एंड आइंस्टाइन से इनके रूट्स मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसने रिप्लेस किया क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन देती है हमें नेचर के बारे में, फंडामेंटल नेचर थ्योरीज जो हैं इसके बारे में जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर हम बोलें कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही डिस्क्राइब करती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे पास एक फिनोमिना है जिसको हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म जो है इसको आप लोग बगैर क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है, और फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है अगर हम इसकी लॉज के ज़रिए से स्केल ऑफ मास की डेफिनेशन करना चाहें या स्केल ऑफ लेंथ की डेफिनेशन करना चाहें या स्केल ऑफ टाइम की डेफिनेशन करना चाहें तो इसके लॉज के ज़रिए से हम उनकी डेफिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी क्वांटम मैकेनिक्स किसी न किसी हद तक जो है वो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम लोगों ने मोशन ऑफ द बॉडीज़ को डिस्क्राइब करना है, जैसे प्लैनेट्स की मोशन है, तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बजाय हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का ही सहारा लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो थ्योरीज मेजरली जो थ्योरीज हैं उसको हमने नाम दिया है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, हमारे पास क्वांटम ग्रेविटी है कि जब हम लोग ग्रेविटी के साथ डील करते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को एज अ फोटोन जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं कि लाइट हमारे पास एक फोटोन है, और फोटोन की जो मोशन है इसको स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी वो थी हमारे पास डुअल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक एक्सपेरिमेंट से हम उसे प्रूव कर रहे हैं कि वो एक वेव है, लेकिन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो उसे प्रूव कर देता है कि वो एक पार्टिकल है। इसकी जो एग्जांपल है वो हम लाइट लेते हैं कि लाइट जो है ये डुअल नेचर है। लाइट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक डुअल नेचर है। कि जो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया कि जब लाइट किसी भी दो स्लिट में से पास करती है तो वो उसकी स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जिसमें हमारे पास डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो एक वेव है। इसके अंदर जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है, लाइट जो है वो डाइफ्रैक्शन करती है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करती है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करती है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के एंड पे और 20वीं सेंचुरी के शुरू में मैक्स प्लांक्स की थ्योरी यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह नहीं है बल्कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कि जब हम किसी भी लाइट को किसी पार्टिकल, किसी मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होना शुरू हो जाती है। क्लासिकली हम लोग ये समझते थे कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो ये था कि जब आप किसी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एमिट होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होती। मतलब ये कि when we increase the intensity of the light, we actually mean number of photons. We increase number of photon, and increasing the number of photon mean more electron emitted from the
मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से ज़्यादा निकलेंगे। क्लासिकली हम लोग कहते थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बाद में फिर आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक्चुअल में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी फॉल करवाई है मेटल की प्लेट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो उसको इक्वेशन लिखी गई E इज इक्वल टू h mu, where mu is the frequency। तो ये दो एक्सपेरिमेंट ऐसे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये साबित किया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डुअल नेचर रखता है, उसकी वेव प्रॉपर्टीज भी हैं, उससे एसोसिएटेड वेव्स भी हैं और उससे एसोसिएटेड पार्टिकल नेचर भी उसकी है। इसी तरह से फिर आगे चलते हैं, आगे जाके डी ब्रॉगली ने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्टिकल समझते रहे, लेकिन डी ब्रॉगली ने ये प्रूव दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कैसे करता है, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर हम लोग डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट करें और हमारे पास जो सोर्स है जिस सोर्स को हम लोगों ने डबल स्लिट में से पास करवाना है, अगर वो सोर्स हमारे पास बुलेट्स का है, मतलब वो पार्टिकल्स है, तो जो पैटर्न आएगा स्क्रीन के ऊपर वो कुछ इस तरह से होगा कि ये सपोज करें हमारे पास सोर्स है बुलेट्स का और इसमें से बुलेट्स निकल रही हैं और यहाँ पर स्क्रीन है। स्क्रीन के आगे हम लोगों ने एक डबल स्लिट रख दी है, एक स्क्रीन और, जिसके अंदर दो जो है ये स्लिट्स हैं। अब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें से जब बुलेट इसमें से पास करेगा तो जो प्रोबेबिलिटी है या यूं कह लें कि जो बुलेट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे जाके हिट करेगा या इस जगह पे जाके हिट करेगा। इस दोनों पॉइंट के दरमियान में यहाँ पर बुलेट कभी भी हिट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो कभी भी डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस आपस में नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग इस सोर्स को इलेक्ट्रॉन गन समझें कि इलेक्ट्रॉन गन है और इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर रहे हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर एमिट हो रहे हैं, तो अगर आप इनके आगे डबल स्लिट रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल वही वाली पैटर्न बनाएगा जो उसने पैटर्न बनाए थे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो लाइट ने पैटर्न बनाए थे कि आपको यहाँ पर डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, ये इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो डी ब्रॉगली था उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये असल में एक इलेक्ट्रॉन लाइक का वेव है, और फिर इसको जो है वो प्रूव किया गया। इसको प्रूव जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया बाय डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल होने के साथ साथ ये एक वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी है इसकी और दूसरा जो है वो इसकी वेव नेचर भी है। तो ये वो पहला चीज़ थी जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके जाती है कि जो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये हमेशा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करती है। प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है कि हम देखेंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हाकी हिट करते हैं। हम लोग इनकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ नहीं बता सकते कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर जो है वो आके हिट करेंगे। अगर सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर नंबर है, तो हम ये नहीं बता सकते कि आया यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे या यहाँ पर आगे 50 इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे। हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी तो आ सकती है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली हम लोग इसे नहीं बता सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये बाय बर्थ, या आप यूँ कह लें कि
जो जहाँ जिस पॉइंट से शुरू होती है वो होती है प्रोबेबिलिटीज, ठीक है जी। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये जो है ये डिटर्मिनिस्टिक्स है। डिटर्मिनिस्टिक्स क्या है कि हम लोग जो चीज़ों की एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में एक्यूरेटली बता सकते हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो मोमेंटम है, उसके बारे में हम श्योरली बता सकते हैं कि वो एक बॉडी जो है वो जब हिट करेगी तो वो कितनी दूर के बाद, कितने टाइम के बाद कहाँ जाके वो हिट करेगी, ठीक है। तो ये जो है वो दूसरा पॉइंट आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करती है, पॉसिबल आउटकम के बारे में बात करती है, जबकि हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये डिटर्मिनिस्टिक्स है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये इसके अंदर एक टनलिंग इफेक्ट भी होता है। टनलिंग इफेक्ट क्या है कि सपोज करें आपके पास ये एक बैरियर है, इस बैरियर के इस तरफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लासिकली कभी भी इस पॉइंट से, इस बैरियर से इस तरफ नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस बैरियर से इधर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस टकरा के यहाँ से वापस आ जाएगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं टनलिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन के यहाँ और यहाँ दोनों तरफ पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन क्लासिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पर ही रहता है, एक वॉल की एक साइड पर ही रहता है, वो दूसरी साइड पर शिफ्ट नहीं हो सकता। और वो कभी भी, ये जो हमारे पास दो स्लिट के दरमियान में फासला है, क्लासिकली कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हिट नहीं कर सकता, यहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि यहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हिट ही नहीं करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इस तरह से फिर जो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग था, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन दी। वो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्दर जो है वो इसको स्टडी करेंगे कि श्रोडिंगर के मुताबिक वेरिफिकेशंस क्या है और हाइजेनबर्ग के मुताबिक जो है वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स क्या है, ठीक है जी। तो इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।